नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने आज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर थ्योरेटिकल डिस्कशन लेकर के हम आए। आज पहले थ्योरी पढ़ाएंगे या महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कराएंगे, उसके बाद फिर सवाल आपसे पूछेंगे। आज सवालों की संख्या 12 है और वो महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण भाग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की थ्योरी को पहले समझना होगा और इसके बाद फिर उसका जवाब करना होगा। आने वाली जो हमारी परीक्षाएं हैं, खासकर पटवारी की, वन रक्षक की, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ सवालों को आज हमने ऐड किया है, जोड़ा है। इसके अलावा परंपरागत जो हमारी परीक्षा है नीट की, यूपीएससी, पीएससी, पीएनएसटी, उसके तो सवाल ऑलरेडी रहते ही रहते हैं। आज कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर के पहले थ्योरी समझाएंगे और फिर एमसीक्यू का सेशन के लास्ट में रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी क्लास यह 5 बजे लाइव होगी। यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछिए, हम उसका सीधा जवाब आपको देंगे और बहुत जल्दी हम लाइव यूट्यूब पर आने वाले हैं। तो उसी तरह से हमारी क्लास यूट्यूब पर होगी जैसे अनअकैडमी पर हम आपको पढ़ा रहे थे। तो चलें सेशन की ओर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, जिस पर या जिसको आप पढ़ लेंगे तो जो भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे उसको आप कर पाएंगे। आज 25 दिसंबर है। आप सभी को हमारी ओर से मैरी क्रिसमस। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डिस्कशन कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ, कैसे या कौन से पदार्थ हमारे रसायन को, हमारे केमिस्ट्री को, हमारे केमिकल एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं या कैसे वो पॉल्यूट करते हैं, कौन कौन से वो तत्व हैं जिसके बारे में, या पोल्यूशन क्या है, एक छोटी सी लाइन, छोटा सा डिस्कशन। उसके लिए जो पहले पॉइंट में लिखने जा रहे हैं, जरा देखिए इस पहले पॉइंट को। पर्यावरण में यदि पर्यावरण में अवांछित, अनवांटेड, अवांछित पदार्थों का मिलना पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कहलाता है। कभी कभी आंसर राइटिंग सेशन में एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है आपसे सवाल पूछा जाए। यदि आप 10th में है, 11th में है, 12th में है, आपके शिक्षक पूछते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, कुल मिलाकर के उनको ये बताइए कि जो हमारा पर्यावरण है, स्वस्थ पर्यावरण है, यदि उसमें कुछ अवांछनीय परिवर्तन हो जिसको हम न चाहते हो और ऐसा परिवर्तन हो जाए या ऐसा उसमें रसायन घुल जाए जो हमारे लिए हानिकारक हो, तो पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन, अवांछित पदार्थों का मिलना हो जाए, वही पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। एक चीज तो ये सिखाया हमने।
और जो ये अवांछनीय पदार्थ हैं ये क्या कहलाते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। तथा ऐसे पदार्थ, तथा ऐसे पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक का मतलब यहां पॉल्यूटेंट से, कभी कभी पॉल्यूटेंट पूछता है प्रदूषक क्या है। प्रदूषक वो होते हैं जो हमारे वातावरण में घुल करके वो चीजें हैं, वो प्रदूषक है। प्रदूषण अलग है, प्रदूषक अलग है, दोनों में अंतर समझिएगा। पीएससी मेंस में एक बार प्रदूषक क्या है यह सवाल भी पूछा गया। पॉल्यूटेंट्स क्या है, पॉल्यूशन नहीं पूछा, पॉल्यूशन की परिभाषा नहीं पूछा, प्रदूषक पूछा। तो जब भी आप आंसर राइटिंग के सेशन में जाइएगा तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। और सामान्य बच्चे जो 10th 11th या 12th में पढ़ रहे हैं वो पॉल्यूशन की परिभाषा समझ लें कि पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिलना पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है, तथा ऐसे पदार्थ प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो हम आपको बताते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषण क्या होता है। हमारा वायुमंडल का जो एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर है उसको आप सभी जानते हैं, उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधी बात आपको बताते हैं कि वायुमंडलीय प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण के प्रमुख प्रदूषक, यहां पॉल्यूशन है, यहां पॉल्यूटेंट्स है, दोनों की अंग्रेजी जरूर समझे रहिएगा। यहां पॉल्यूशन है और ये पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स। वायुमंडलीय प्रदूषण के प्रदूषक कौन है, थोड़ा गंभीरता से इसको समझिएगा। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये हम आपको समझाते हैं कि प्रमुख प्रदूषक हानिकारक गैसेस हैं, हानिकारक गैसें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन पराऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCS, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर के और सल्फर डाइऑक्साइड के बीच ये जो हमने गैसेज लिखी हैं ये प्रदूषण का काम करती है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। याद कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड के बीच। इसके अलावा धुआं, कोई भी धुआं हो, धुआं भी चाहे चूल्हे का हो चाहे पेट्रोल को जलाने के बाद धुआं निकल रहा हो, ये सब के सब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो धुआं हुआ, धूल के कण, धूल के कण, ये भी तो आखिर वातावरण में जा रहे हैं, तो ये भी वायुमंडल के प्रदूषण के कारण बनेंगे। धूल के कण सभी प्रदूषक हैं, सभी प्रदूषक कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए प्रदूषक क्या है, तो जो बाहर के वातावरण में मिल करके उस वातावरण की क्वालिटी को प्रभावित कर दे, उस वातावरण को खराब कर दे, वो प्रदूषक हैं। और मुख्य रूप से प्रदूषक जो है गैसेस है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर के सल्फर डाइऑक्साइड तक, इसके अलावा धुआं, धूल के कण, सभी प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको समझने के लिए जरूरी है, कुछ गैसेस
कुछ गैसें, ब्रैकेट में लिख रहे हैं जैसे, याद कर लीजिएगा इसको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, नाइट्रिक ऑक्साइड, CFCS और ओजोन, जल वाष्प। इनकी भी एक लिस्ट तैयार रखिएगा। सूर्य की इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों को, अब कुछ गैसेज में लिस्ट दे दी आपको, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NO, CFCS और ओजोन। ये क्या करती हैं, सूर्य से निकलने वाली अवरक्त किरणों को सोखती हैं। अंडरलाइन रखिएगा, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इसी को लेकर के ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम आज आपको समझाएंगे। कुछ गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NO, CFCS और ओजोन जल वाष्प के साथ सूर्य की अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेज को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसे होता क्या है, मान लीजिए आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, आपके वातावरण में CH4 बढ़ गई, आपके वातावरण में NO बढ़ गई, आपके वातावरण में ओजोन बढ़ गई। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाली जो अवरक्त किरणें हैं, ये अवरक्त किरणों को सोख लेगी। सोखने से उस एरिया का, उस भूमंडल का तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और यह गर्मी का बढ़ना यही कहलाता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बस एक लाइन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप समझ लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। आगे ये भी लिख लीजिए, इससे भूमंडलीय ताप वृद्धि, भूमंडलीय ताप वृद्धि होती। एक बार PSC ने पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट कितने शब्दों की सीमा है, यह ध्यान रख लीजिएगा और लिख दीजिए। यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है, मीथेन बढ़ी हुई है, NO बढ़ी हुई है, CFCS ओजोन जलवाष्प बढ़ा हुआ है, तो ये सब के सब सूर्य से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और जमीन का, भूमंडल का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चौथा, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वायु जिसको हम सांस लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। कई बच्चों से हमने पूछा क्या कार्बन डाइऑक्साइड
हमारी हवा को प्रदूषित करती है? सब बच्चों ने कहा हाँ साहब करती है। अरे नहीं करती, कोई नुकसान नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारे अंदर जाएगी तो हमारे अंदर तो बनती ही है, फेफड़े में बनती है, शरीर से बाहर जाती है, तो क्या करती है फिर? ये कैसे प्रदूषक है? वही लिखने जा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, इसकी भूमिका केवल भूमंडलीय तापमान को बढ़ाना होता है, बढ़ाने में। समझ गए आप? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ इसका नुकसान यह है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करेगी और पूरे पृथ्वी का, पूरे भूमंडल का टेम्परेचर बढ़ा देगी। हम गर्मी के कारण निपट जाएंगे। चौथा पॉइंट याद जरूर रखिएगा, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से खोज पूछ के सवाल जरूर पूछे गए। एक और 5वां पॉइंट, ध्यान से इसके नोट्स भी बनाइए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिटरेचर कम आपके पास होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उन्हीं को हम ढूंढ करके आपको लिखा रहे हैं। 5वां, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी SO2 हो या NO2 हो, वर्षा जल के साथ, एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ एसिड रेन, अम्ल वर्षा का करना चाह रहे हैं। आपको अम्ल वर्षा सहज भाव में समझाना चाह रहे हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं प्रदूषक, कैसे काम कर रहा है ये? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो वातावरण में है, जैसे ही ऊपर से पानी गिरता है, ये दोनों ऑक्साइड वर्षा के पानी से क्रिया करके अम्ल बना देते हैं और अम्ल की बारिश हो जाती है, हमारे शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और इसी को एसिड रेन कहा जाता है। अम्ल वर्षा इसी को कहते हैं। इसीलिए गांव और घर में जो पुराने लोग हैं कहते हैं कि पहले बरसात में आप भीगना नहीं, नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि ये गंदगी जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये पृथ्वी में भूमंडल पर तैर रही है और पहली बरसात होगी तो पहला जो पानी गिरेगा ये सीधा सीधा एसिड ही तो होगा। कितनी बड़ी सोच होती थी पुराने लोगों की। सोचिए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ अभिक्रिया कर H2SO4, ये देखिए HNO3, दोनों एसिड है, दोनों खतरनाक है, बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो 5वां भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझाया, आपको याद हो गया होगा, इसी तरह से एसिड रेन को भी समझ लीजिएगा और इससे जुड़े हुए सवाल अभी हम जब 12 MCQ आपसे पूछेंगे वहां भी सवाल पूछेंगे। एक और सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन लेयर के बारे में। बहुत आराम से हम इसको भी आपके दिमाग के अंदर करते हैं। देखिए 6वां पर समताप मंडल। अब स्ट्रेटा बना हुआ है, कौन सा समताप मंडल है, कौन सा स्ट्रेटोस्फीयर है, कौन सा बायोस्फीयर है। अब इस पर यदि ले चलते हैं तो एक लंबा समय निकल जाएगा। किसी दिन स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इस पर विस्तार से हम आपको समझाएंगे। अभी समताप मंडल की बात कर लेते हैं। समताप
मंडल में उपस्थित ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। देखिए, जब सूर्य से किरणें चलती हैं, मान लीजिए ये सन हो गया, सन से जब किरणें चलती हैं और हम यहां होते हैं, ये मनुष्य यहां है, ये किरणें चलती हैं तो यहां से यूवी रे चलती है, अल्ट्रावायलेट किरणें चलती हैं। ये अल्ट्रावायलेट किरणें यदि पृथ्वी पर आ जाए तो आग लगा देती है। तो क्या होता है कि मनुष्य जहां पर स्थित है और सूर्य से के बीच में एक पर्दा है ऐसा, और यह पर्दा ओजोन परत कहलाता है, ओजोन परत है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, इसमें ओजोन का जो पर्दा है ये अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेता है या वापस कर देता है। मान लो ये पर्दा ना रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अल्ट्रावायलेट सीधे मनुष्य के पास पहुंचेगी और उसको जला देगी। तो ये जो ओजोन परत है ये हमारी सुरक्षा करती है। अब मान लीजिए आपने प्रदूषण फैलाना यहां पर शुरू किया, मनुष्य ने प्रदूषण फैलाना शुरू किया, तो ये ओजोन परत को नुकसान करता है। आपने कई बार सुना होगा ओजोन परत में होल हो गया। होल होने का कारण प्रदूषण है, एसिड रेन वगैरह ये जो सब हो रहा है, ये प्रदूषण ओजोन लेयर को समाप्त कर देगा। तो आप कोशिश कीजिए प्रदूषण ना हो, ओजोन लेयर बनी रहे, नहीं तो अल्ट्रावायलेट आ जाएगी, आप जल करके खाक हो जाओगे। तो समताप मंडल में उपस्थित O3 परत जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यह क्षय का कारण है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये ओजोन परत जो नष्ट हो रही है, इसके क्षय के पीछे कौन कौन सी गैसें हैं या कौन सी चीज है, तो याद रखिएगा क्षय का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें तथा CFC गैसें, कार्बन से निकलने वाली और नाइट्रोजन से निकलने वाली, नाइट्रोजन के बने हुए ऑक्साइड ये ओजोन लेयर को नुकसान करते हैं। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि ओजोन लेयर के नाश होने का या क्षय होने का कारण क्या होगा, तो याद रखना नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा और CFC होगा। ये छठवें पॉइंट में। अंतिम पॉइंट आपको समझा देते हैं, सतवां महत्वपूर्ण पॉइंट, और इसके बाद सीधा MC के ऊपर आपको ले चलते हैं। फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन यानी CFCS का उपयोग, माना कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को लाश कर रहा है, अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे उतर आएंगी। एक सवाल में UPSC ने पूछा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहां होता है, क्या आपको पता है? यदि आपको पता हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहां होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग प्रशीतन में किया जाता है, ठंडा करने में, प्रशीतन में किया। बस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एक सामान्य जो केमिस्ट्री होती है, उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से जो जुड़े हुए सवाल होते हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु
आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो इसका 7 पॉइंट का नोट्स बनाइएगा, थ्योरी पढ़िएगा, कुछ अपनी तरफ से नोट्स को भी इसमें शामिल कीजिएगा। अब हम आपको सीधा एमसीक्यू सेशन पर ले चलते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लाएं। इसके पहले आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देखिए क्या जितना आपने इधर पढ़ा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्या आप उत्तर दे पाते हो। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्यतया जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ए ऑप्शन देखिएगा, क्या ये ओजोन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह नाइट्रोजन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह ऑक्सीजन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह कार्बन डाइऑक्साइड है? पहला सवाल हमने पूछा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत सारी जिम्मेदार हैं, लेकिन हमने शर्त रख दी कि मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। ध्यान दीजिए, सही जवाब एक ही है और सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। बच्चों आपके लिए दूसरा सवाल यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं। ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमने उधर अभी थ्योरेटिकल डिस्कशन में ग्रीन हाउस कौन कौन सी है यह बता चुके हैं। दीजिए जवाब। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरो CFCS और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। कौन सा विकल्प इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCS ऑक्सीजन में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, डैश 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 प्रशीतन या ठंडा होने वाला प्रशीतन या इसी को रेफ्रिजरेशन कहते हैं में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन क्लोरो CFCS, अभी बताया है उधर थ्योरेटिकल डिस्कशन में कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन दे रहे हैं नाइट्रोजन परऑक्साइड
और डी ऑप्शन दे रहे हैं अमोनियम ऑक्साइड। रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है या ठंडा करने में किसका प्रयोग किया जाता है? CFCS का किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड का किया जाता है या अमोनियम ऑक्साइड का किया जाता है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री, स्मोक यानी धुआं किस अभिक्रिया का परिणाम है? ए ऑप्शन रासायनिक क्रिया बतानी है, सोच लीजिएगा, थोड़ा सा सोचेंगे। हालांकि रासायनिक क्रिया उधर हमने नहीं बताई है, पर थ्योरी बताई है। उत्तर बन जाएगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO3 तथा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट परऑक्सी नाइट्रेट प्रकाश रसायन स्मोक यानी धुआं किससे बनता है? प्रकाश की उपस्थिति में यदि ये तीनों मिल जाए, NO मिल जाए, O3 मिल जाए, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट मिल जाए, इससे धुआं बनता है। ध्यान से सुनिएगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, NO ना मिल रहा हो, उसके स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा हो, ओजोन मिल रहा हो तथा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट मिल रहा हो। सी ऑप्शन दे रहे हैं लघु ताप पर या कम ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन पेरोक्साइड आपस में मिल रहे हो, जिसके कारण धुआं बन रहा हो। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं सायं के समय यानी शाम को, सायं के समय नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च सांद्रता हो। स्मोक बनने का कारण क्या हो सकता है, यह आपको बताना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, हमें बताइए। नहीं बनेगा तो जब हम वापस आएंगे तो आपको समझाएंगे। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से
कौन सा एक धुआं यानी ध्रुम कोहरे का घटक नहीं है? सोचिएगा तब जवाब कीजिएगा, नहीं पूछ रहे हैं। परिवर्तनशील या चेंजेबल, परिवर्तनशील, जैविक यौगिक, बी ऑप्शन दे रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक धुआं और कोहरे का घटक नहीं है? परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन का डाइऑक्साइड। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, डैश डैश डैश, मतलब खाली स्थान को भरना है। गैस पृथ्वी से अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है। अवरक्त विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अवरक्त विकिरण अवशोषित करते हैं और पुनः पृथ्वी की ओर पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। ए CH4, बी में ग्रीन हाउस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और डी में ओजोन। उस गैस का नाम बताना है जो अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है और वो गर्मी सोखने के बाद थोड़ी देर के बाद उसी गर्मी को उत्सर्जित करके पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। सीधा सवाल, सातवां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बड़ा सस्ता सवाल है ये। जब इसके पहले पटवारी की परीक्षा, वो वन रक्षक की परीक्षा हुई थी तो उसमें पूछा था, ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है? O3 या ओजोन का रासायनिक फार्मूला? ए ऑप्शन देखिएगा, क्या ओजोन को, अब उत्तर तो लिखा ही है, सिर्फ ओ से दिखाते हो,
बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या उसको O2 से दिखाते हो, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या उसको O3 से दिखाते हो, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इसको O4 से दिखाते हो। रासायनिक फार्मूला लिख ही दिया है हमने। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए और बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। भारत में, ये जीके का भी सवाल है, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है। बिहार और बंगाल में कोयले का अत्यधिक दोहन, बी ऑप्शन दे रहे हैं हिंटरलैंड में आर्सेनोपाइराइट में हिंटरलैंड में आर्सेनोपाइराइट का अत्यधिक दोहन, सी ऑप्शन दे रहे हैं प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का या जमीन वाले पानी का, भूजल का अत्यधिक दोहन, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी ऑप्शन दे रहे हैं प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन। आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि बिहार और बंगाल में कोयले बहुत ज्यादा निकाला जा रहा हो, इसके कारण आर्सेनिक ज्यादा मात्रा में बन रहा हो। हिटरलैंड में आर्सेनोपाइराइट का अत्यधिक दोहन किया जा रहा हो तो इसके कारण आर्सेनिक बढ़ रहा हो। प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक पानी निकाला जा रहा हो, इसके कारण बढ़ रहा हो। प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का मतलब भूमि के पृष्ठ तल का पानी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा हो, इसके कारण आर्सेनिक बढ़ रहा हो। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से
कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक, बी ऑप्शन दे रहे हैं सार्बिटॉल, फ्लोराइड, कौन से? आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फार्मेल्डिहाइड, और ई, यूरेनियम। ए बी सी डी ई। अब उत्तर देखिएगा, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड कौन कौन सा है? ए में दे रहे हैं ए और सी, ए एंड सी। बी में दे रहे हैं बी, डी और ई, बी डी ई। सी ऑप्शन दे रहे हैं ए, ए सी ई, और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त सभी। पहले प्रश्न को समझ लें। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फार्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। इसमें सही जवाब आपको बताना है कि आर्सेनिक है, सॉर्बिटॉल है, कि फ्लोराइड है, कि आर्सेनिक फ्लोराइड दोनों है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। जानते होंगे ये बढ़िया सवाल है अप्लाइड केमिस्ट्री का 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर। अम्ल वर्षा या एसिड रेन। अम्ल वर्षा में किसके अधिक, अम्ल वर्षा में किसके अधिक सांद्रण, अम्ल वर्षा किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? एसिड रेन कौन से सांद्रता या कौन सा तत्व ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसके कारण वर्षा होती है। ये अभी पढ़ाया है उधर। ए ऑप्शन में दे रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन दे रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन परऑक्साइड। सी ऑप्शन दे रहे हैं ओजोन और धूल। डी ऑप्शन दे रहे हैं H2O एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वर्षा का
कारण क्या बनता है, कौन सी अधिक सांद्रता बढ़ जाती है तो एसिड रेन होने लगती है। यह हमारा था 10वां सवाल। आइए 11वें सवाल की ओर। 2 सवाल और हैं, 11वां और 12वां। ओजोन परत का ओजोन परत का डिसइंटीग्रेशन, या इसी को अवक्षय भी कह सकते हैं, अवक्षय नष्ट होना, अवक्षय मुख्यतया किस कारण होता है। ओजोन परत का डिसइंटीग्रेशन या अवक्षय, मतलब ओजोन परत किस कारण नष्ट होती है, कुल मिलाकर के ये सवाल पूछ रहे हैं हम। ये ऑप्शन है इसका। जो हवाई जहाज में फ्यूल भरे जाते हैं या विमानन ईंधन, और जब वो जलता है उसके कारण। बी ऑप्शन दे रहे हैं रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव रेज के कारण, रेडियो एक्टिव रेज के कारण। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ज्वालामुखी ज्वालामुखी से निकलने वाले ताप के कारण। सही जवाब दीजिए। ओजोन परत जो नष्ट हो रही है उसका मुख्य कारण क्या होता है। विमान में जल रहे होता तो सबसे मुख्य कारण पूछ रहे हैं। क्या वो विमानन ईंधन है, क्या रेडियो एक्टिव रेज है, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या ज्वालामुखी से निकलने वाले ताप के कारण है। और बच्चों आज के सेशन का अंतिम सवाल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको CFCS कर लें। अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अंतिम सवाल है आज के सेशन में, और इसके बाद सबका उत्तर बता करके और सेशन को समाप्त करेंगे। माइक्रो ओवन में बी ऑप्शन दे रहे हैं सौर हीटर में, सोलर हीटर जो होते हैं उसमें, धुलाई की मशीनों में, और डी ऑप्शन दे रहे हैं रेफ्रिजरेटरों में, फ्रिजों में। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। थ्योरी अभी इसकी पढ़ाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो ओवन में, सौर हीटर में, धुलाई मशीन में और फ्रिजों में। तो इस तरह से 12 सवाल में अब बारी आ गई सही उत्तर देखने की कि कितने आपके सही हुए। तो चलते हैं पहले सवाल पर, और पहला सवाल जो हमने आपसे पूछा उसका सही जवाब क्या होगा, आपने किया होगा। पहला सवाल, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन सी गैस होगी। तो इसमें मुख्य रूप से, उधर हमने थ्योरी भी बताई है, बहुत सारी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस के लिए।
इसका काम ही है। अत्यधिक टेम्परेचर को ये सोखती है और सोखने के बाद थोड़ी देर बाद इसी को इमिट कर देती है, और जिससे बाहर के जो वातावरण है वो वातावरण गर्म हो जाता है। वातावरण का गर्म होना यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। दूसरा सवाल हमने पूछा कि निम्न में कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से सबसे अच्छा, कई लोगों ने इसको सही जवाब किया होगा, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तीसरा सवाल हमने पूछा रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। इसका भी जवाब आपने कर लिया होगा का क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेशन में, प्रशीतन में इस्तेमाल होता है। चौथा सवाल हमने पूछा फोटोकेमिस्ट्री स्मोक किस अभिक्रिया का परिणाम है। इसको जरूर पढ़ लेना। यह जो अभिक्रिया है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NO3 पर ऑक्साइड नाइट्रेट का बनना, ये स्मोक का कारण होता है। ये रासायनिक क्रिया आपके केमिस्ट्री के चैप्टर में दी हुई है, इसको याद कर लेना, कई बार ये सवाल पूछा गया है। पांचवा सवाल हमने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक धुआं कोरे का घटक नहीं है। तो इसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं, बाकी सब का है। परिवर्तनशील जैविक यौगिक ये भी है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का डाइऑक्साइड, क्लोरीन का डाइऑक्साइड ये नहीं है। छठवां सवाल हमने पूछा डैश 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 गैस पृथ्वी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी को उत्सर्जित करती है। इसमें से सही जवाब, उधर भी सेम डिस्कशन हुआ है, अवरक्त अवशोषित करती है और वो कहलाती है ग्रीन हाउस। परिभाषा भी लिखा है। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है, बहुत सरल सवाल था, ये O3 है। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण होती है। आर्सेनिक समस्या होने का प्रमुख कारण है प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें जो डार्सल मतलब भूमि के ऊपर वाली एरिया है, पृष्ठीय जो जल है, जितना पृष्ठीय जल का आप इस्तेमाल कर ले उतनी ही आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब ऊपर का जो पानी है जितना आप उसका दोहन कर लोगे वहीं पर आर्सेनिक बढ़ जाएगा, और आर्सेनिक ज़्यादा लेने से बीमारी भी होती है। बायो के चैप्टर में इस पर हमने विस्तार से आपको समझाया है। अनअकैडमी पर बहुत सारा डिस्कशन आर्सेनिक के ज़्यादा मात्रा पर किया है। नौवां सवाल भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। नौवें सवाल पर इसमें लंबा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसका जवाब पेयजल निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा नौवें सवाल का ए और सी। ए और सी का मतलब आर्सेनिक और फ्लोराइड। आप जहां आसपास रहते हैं वहां दो ही समस्याएं होती हैं, पानी के प्रदूषक हैं, बाकी नहीं होते। आर्सेनिक होता है, फ्लोराइड होता है। आर्सेनिक फ्लोराइड रीवा में ज़्यादातर आर्सेनिक फ्लोराइड की समस्या है, कहीं कहीं आर्सेनिक की समस्या है। तो ये जो हार्ड वाटर होता है, ये हार्ड वाटर में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्याएं ज़्यादा है। हार्ड वाटर पीने से आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा किससे अधिक सांद्रण के कारण होती है। कौन सी चीज़ बढ़ जाए 10वें सवाल पर। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो अभी इसका उदाहरण हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में आपको समझाया है। ओजोन परत का डिसइंटीग्रेशन मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो इसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये ओजोन परत नष्ट हो रही है, उदाहरण से समझाया है। आज के सेशन का अंतिम सवाल हमने पूछा CFC का मुख्य रूप क्या हुआ है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि इसका मुख्य रूप से उपयोग जो है फ्रीजर में होता है, प्रशीतन में होता है, इसीलिए हमने इसको फ्रिजों में कर दिया है। तो इस तरह से 12 सवाल पूरे होते हैं। कितने सवालों को आपने सही किया ये जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने सवाल आपसे बने। बच्चों कैसा रहा सेशन ये जरूर लिखिएगा। आप हमारे साथ सेशन में जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
फिर मिलते हैं नए सेशन, नए एमसीक्यू, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।